तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल बीटी और बेस्ट में। और हम लोग पढ़ रहे हैं सीपीडब्ल्यूए कोड चैप्टर 9 रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अकाउंट है गवर्नमेंट अकाउंटिंग वो 3 हिस्से में बटा हुआ है। और पहला है कंसोलिडेटेड, दूसरा है कंटिंजेंसी, तीसरा है पब्लिक अकाउंट। और फिर कंसोलिडेटेड भी 4 हिस्से में बटा हुआ है। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर और चीजों में बटा हुआ है। एक है एक्सपेंडिचर और दूसरा है पीडीएलए, मैंने पब्लिक डेट और लोन्स एंड एडवांसेस। ट्रांसफर टू कंटिंजेंसी भी है, लेकिन इसको अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं। यहाँ तक सबको पता है? किसी को कोई डाउट है? नहीं? बोर्ड नॉट विजिबल? नहीं अच्छा, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है। ठीक है, फाइन, चलिए। हाँ, अब एक बात बताइए, इस चैप्टर में हमने वो क्या पढ़ना है? रेवेन्यू रिसीट, है ना? तो आपके पास में देखिए, रिसीट भी 2 तरह के हैं, एक्चुअली 3 तरह के हैं। एक है रेवेन्यू रिसीट, एक है कैपिटल रिसीट, ठीक है, और तीसरा है रिसीट इन डीडीआर हेड। यही ना है? देखिए तो जरा, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट और डीडीआर हेड की रिसीट है कि नहीं? अरे भैया, डीडीआर हेड इसको कहते हैं, ये पीडीएलए जो हो गया ये, और प्लस पब्लिक अकाउंट के 6 सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 6 सेक्टर, इधर लिखता हूँ, देखिए 6 सेक्टर किसके? पब्लिक अकाउंट के। कौन से? जरा मुझे आप ही लोग बताइए तो, पब्लिक अकाउंट के 6 सेक्टर कौन से हैं? शॉर्टकट बताइएगा, शॉर्टकट जल्दी बताइए। नहीं एसएफपीएफ, भूल गए? हाँ ठीक है, और बोलिए। आरएफ, एक सीबी कैश ठीक है, आगे। बैलेंस, आईएसएस, सीबी आई सबसे थिंक। लास्ट में है। हाँ, सीबी सबसे लास्ट में है, एकदम कंटिन्यूअसली बोलिए, एसएसपीएफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सस्पेंस, है ना? ये डिपॉजिट है, 865884 से डिपॉजिट। उसके बाद है डिपॉजिट एंड एडवांसेस, ठीक है, डिपॉजिट एंड एडवांसेस। फिर सस्पेंस एंड मिसलेनियस, MICS, ठीक है। ये हो गए 4, 1 2 3 4। अगला रेमिटांसेस, उसके बाद है सीबी, ठीक है, रेम एंड सीबी, ये 6 है। तो ये 6 और ये पीडीएलए मिलाकर के बनता क्या? डीडीआर हेड। क्लियर हुआ? हाँ, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, है ना? तो इन सब के जितने भी रिसीट हैं इस चैप्टर में शामिल नहीं है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिसीट शामिल है, जो कि कंसोलिडेटेड में है, और कैपिटल रिसीट भी शामिल है, ये भी कंसोलिडेटेड में ही है, ठीक है। ये दोनों बेसिकली शामिल है। थोड़ा सा कैपिटल रिसीट भी शामिल है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन रेवेन्यू रिसीट बेसिक शामिल है। तो अब आपको ये मामला समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है? सर ये पीडीएलए और जो मैंने आपको बताया है, हाँ, जो मैंने आपको बताया है उसका रेफरेंस आप ले लीजिए। उसका रेफरेंस है 9.1.3। डिस्टिंक्शन करना है, 9.1.3 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि आपको ये पता करना होगा या भेद करना होगा, रिसीट विच आर फाइनली क्रेडिटेबल टू द गवर्नमेंट एज रेवेन्यू। तो ये जो है ना, ये फाइनली क्रेडिटेबल है, ठीक है, एज रेवेन्यू ये। और दूसरा जो कि आपको रिटर्न करना पड़ता है। तो डीडीआर रेट में जितना भी पैसा आता है ना, सब रिफंडेबल होता है, या उसको लेकर के कोई और काम करना होता है। इवन कैपिटल रिसीट में भी, कैपिटल रिसीट का जो आपका पैसा है वो एक तरह का लोन है जी, उसको आपको रिटर्न नहीं करना है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि कैपिटल रिसीट है लेकिन पूरी तरह नहीं है, सम पार्ट है। मैक्सिमम कैपिटल रिसीट इसी में है, डीडीआर रेट वाले मामले में, समझ गए? और इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? 9.1.3 में। इसको देख लीजिएगा, इसमें जो भी आपको कंफ्यूजन है लैंग्वेज का होगा, कंटेंट यही है। क्लियर हुआ? सर ये लैंग्वेज से एक बार समझाना सर, प्लीज दोबारा से बताना। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ, सुनिए।
इसमें एक वर्ड को पकड़िए, वो वर्ड क्या है? डिस्टिंक्शन मस्ट बी मेड बिटवीन रिसीट विच आर फाइनली क्रेडिटेबल टू द गवर्नमेंट एज रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट एंड, तो एंड को पकड़ लीजिए, ठीक है। और एक पूरा एक एंड के लेफ्ट साइड वाला है और एंड के राइट साइड वाला है ना। तो डिस्टिंक्शन करना है, तो एंड के पहले है ए और एंड के बाद है बी, है ना। इसी पारा की बात कर रहा हूँ 9.1.3 में, क्लियर। तो फिर रिसीट विच आर फाइनली क्रेडिटेबल टू द गवर्नमेंट, और बाकी एंड के बाद जितना है, एंड के बाद जितना है वो सब लिखा हुआ नीचे के लाइन में, receipts of the later class are creditable to the DDR head concerned and are not subject to the rule of this chapter। मतलब कि एंड के बाद बी में जो भी लिखा हुआ है, 4 केस लिखे गए टोटल, 4 के चारों केस इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है। समझ में आई बात है ना? वो 4 केस क्या नहीं है सर? तो 4 केस देख लीजिए, एंड के बाद क्या क्या लिखा हुआ है। ट्रांजेक्शन विद रिप्रेजेंट मेयरली सच कैश और अदर वैल्यू रिसीट एज हैज आइदर टू बी इवेंचुअली रिपेड और टू बी यूटिलाइज्ड टू मीट कॉस्ट ऑफ सम सर्विसेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिसीट का पहला केस अगर वो रिपे होगा तो इस चैप्टर में शामिल नहीं है। तो रिपे कौन सा होगा? 8443 का पैसा लिया, रिपे करिएगा। 8009 का पैसा लिया, रिपे कीजिएगा। करिए कि नहीं रिपे? यूटिलाइज टू द मीट ऑफ कॉस्ट सच एक्सपेंडिचर, सम एक्सपेंडिचर टू बी रेंडर्ड और ऑलरेडी रेंडर्ड। और सेकंड क्या है कि आपको कैपिटल रिसीट में जो भी पैसा मिलता है या बाउंड है कि आपको उसी पर्टिकुलर आइटम में खर्च करना है, जबकि रेवेन्यू में जो पैसा मिलता है, उदाहरण के तौर पे इनकम टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, क्या आप इनकम टैक्स देते समय गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि इनकम टैक्स का पैसा उसको कहाँ खर्च करेगी गवर्नमेंट? बोलिए। नो सर। वो तो इनकम या ये पुलिस आपसे चालान काटती है, या जो आप फॉर्म भरते हैं और यूपीएससी आपसे 100 रुपये फॉर्म भरने का लेती है, तो उस 100 रुपये का यूपीएससी कहाँ खर्च करेगी आप उनको बता सकते हैं? नो सर। बस वो सब का सब गवर्नमेंट के फाइनली क्रेडिटेबल एज रेवेन्यू में कंसीडर होगा, समझ गए। और पहला केस रिसीट का जो रिपेड होगा वो, दूसरा केस क्या होगा? टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर, टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं लिखा हुआ है, सर्विस लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको पहले बता दिया गया है कि आपको खर्चा कहाँ करना है। तीसरा चौथा केस क्या है? इसमें कह रहा है और टू बी टेकन इन रिडक्शन और एक्सपेंडिचर प्रीवियसली इंकर्ड, ठीक है। टू बी टेकन एज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब समझ में आया? रिडक्शन का मतलब है कि आपने खर्च किया था 100 का, प्रोविजन किया था 100 का, 90 खर्च किया, 10 रुपया जो वापस लौट करके आया, वो आपका आमदनी है? बताइए, रेवेन्यू है आपका? नहीं, वो रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है। हाँ, तो वो भी यहाँ पे शामिल नहीं होगा इस चैप्टर में, ठीक है। और चौथा क्या है? एक्सपेंडिचर प्रीवियसली इंकर्ड। चौथा केस क्या है? एक्सपेंडिचर प्रीवियसली इंकर्ड। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी फंड में पैसा मिला है, समझ गए, जिसका एक्सपेंडिचर आपने पहले कर रखा है, आपका रिइंबर्समेंट बाद में हुआ है, तो आपका रिसीट है, लेकिन आपका आमदनी नहीं ना है जी। बोलिए। नहीं, आमदनी नहीं है। हाँ, मान लीजिए कि एसीडीसी बिल पे जो खर्चा होता है, ठीक, तो आपने पहले कुछ खर्च कर दिया और आपने रिइंबर्समेंट क्लेम किया, तो वो आपको रिइंबर्समेंट मिला, तो आपका आमदनी है ना। अच्छा, टीएडीए आपका आमदनी है? बताइए, कहीं आप गए और वहां पे आपको जाने के लिए टीए मिलता है, तो आपकी आमदनी है? नो सर। बस वही हाल यहाँ पे भी है। तो ये 4 केस है जो कि आपका रिसीट तो है पर इस चैप्टर में शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट का आमदनी नहीं है। क्लियर हुआ? रेवेन्यू रिसीट चारों डीडीआरई में जाएगा? हाँ बिल्कुल सर। फिर रेवेन्यू और रिसीट में अंतर क्या हुआ? बेसिक अंतर क्या हुआ? बेसिक अंतर यही बात है, रेवेन्यू रिसीट में आपको 3 को मिलता है पैसा। कौन सा देख लीजिए? टैक्स, नॉन टैक्स और पता नहीं, और ग्रांटी नेट। तीनों में आपको बताया नहीं जाता कि आपको कहाँ खर्च करना है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट में जो भी पैसा मिलता है वो मिलता है टैक्स, नॉन टैक्स और ग्रांट इन एड। तो अब आप कहिएगा कि सर ये ग्रांट इन एड तो कैपिटल में भी आता है। बिल्कुल आता है, समझे, लेकिन वहां पे आपको बताया जाता है कि खर्चा कहाँ करना है। यहाँ पे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। इवन अगर आपको बता दिया गया है तो भी इस चैप्टर में शामिल नहीं है, समझ गए? ओके सर। समझ गए कि नहीं समझे?
अगर आपको बता दिया गया कि पहले से कि इसको आपको खर्च कहाँ करना है, तो इसका मतलब है आपका आमदनी नहीं है। क्लियर? एड का मतलब ही होता है कि आपको मदद के रूप में दिया गया है, इसमें आपको कोई बाध्यता नहीं है। समझ गए? हाँ, अगर आपको लोन दिया जाएगा तो फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ दिया जाता है। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है ना? ठीक है। अगला बात कह रहा है कि कोई भी रिसीट जो होता है ना, जब तक आपका वो प्रोविजन नहीं हो जाता है रिसीट का, तब तक आप उसको रिसीट में लेना नहीं है। समझ रहे हैं? इसमें क्या कह रहा है बताऊं? रियलाइज। ठीक है? जब तक कोई रेवेन्यू रियलाइज नहीं होता है। अच्छा, रेवेन्यू रियलाइज का मतलब आपको समझ में आता है? रेवेन्यू हो रियलाइज जाए। का मतलब है कि उसकी अथॉरिटी का ट्रांसफर कर देना, ओनरशिप का ट्रांसफर करना। ना 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 ना, ना, वो नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सर रेवेन्यू रियलाइज का क्या सर्विस मतलब है? इनकम, आपने मान लीजिए, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। यदि इंकर्ड हो जाए और यानी जो आपका सर्विस है या आपका इवेंट है वो इंकर्ड हो जाए बस, तो आपका वो रियलाइज हो जाएगा। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, बढ़िया एग्जांपल, मस्त एग्जांपल। ठीक, किसी कोचिंग में, स्कूल में आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो शुरुआत में पैसा भरते हैं ना, समझे कि नहीं? वो पैसा आपका एडवांस है। एडमिशन फीस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 3 महीने का आपको जो फीस दिया जाता है वो सब एडवांस है, डिपॉजिट है। समझ गए? या किसी मकान में आप जाते हैं रेंट के लिए, तो आपसे एडवांस रेंट लिया जाता है, वो सब डिपॉजिट है। और जैसे 1 महीना पूरा हुआ तो वो रियलाइज हो गया, मैंने कोई सेवा दी, उस तब वो रेवेन्यू रियलाइज हो गया, तब मैं हकदार हो गया हूँ उतने रुपए पाने का। समझ गए? जब तक मैं हकदार, मैंने सेवा नहीं दी, मैंने कोई वस्तु नहीं दी, तब तक मैं हकदार नहीं हूं। जब तक मैं हकदार नहीं, तब तक वो रेवेन्यू रियलाइज नहीं होता है। हाँ, आप मुझे पैसा दीजिएगा तो नगद में मिल जाएगा, नहीं दीजिएगा तो उधार में हो जाएगा। समझ गए? लेकिन रेवेन्यू रियलाइज का मतलब ही तभी होगा जबकि हमने आपको कोई सेवा दे दी हो या कोई वस्तु दे दी हो, या तो गुड दे दिया हो या तो सर्विस दे दिया हो, तब बन जाएगा GST। समझ गए? हाँ कि ना? ठीक है? तो जैसे ही हम तो पढ़ रहे हैं CPWD के बारे में ना, तो CPWD में जैसे ही उसने कोई काम कर दिया है, ठीक, रेवेन्यू रियलाइज हो गया है, तो डिविजनल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि उसको तुरंत रिकवर करे जैसे रेवेन्यू रियलाइज हो जाए। कौन सा पारा? 9.1.4। क्लियर है? वो रिस्पॉन्सिबल है, डिमांड आर मेड, वो डिमांड करेगा इसके लिए, है ना? समझ गया कि नहीं? और प्रॉम्प्ट रियलाइजेशन की बात करेगा, मतलब कि जैसे डिमांड करेगा उसको तुरंत रियलाइज करवाएगा। समझ गए? तुरंत पैसा लाओ भाई, बार बार रिमाइंडर को देना है, तुम लेट कर रहे हो, लेट नहीं करो। समझ गए? उसमें क्या कह रहा है देखिएगा, इसमें 9.1.4 में कह रहा है नीचे में कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, द असेसमेंट मेड, द प्रोग्रेस ऑफ रिकवरी एंड आउटस्टैंडिंग डेट ड्यू टू गवर्नमेंट। समझे कि नहीं? उसको प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। एक तो इसमें MCQ जब बनेगा, ये MCQ है भी एक्चुअली में, राइट सर वाले MCQ में ये वाला है कि डिमांड जैसे मेड करेगा डिविजनल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा। और कुछ ऐसे रेवेन्यू होते हैं जो पीरियोडिकल होते हैं, उदाहरण के तौर पर लाइसेंस फी पीरियोडिकल है कि नॉन पीरियोडिकल? हर महीने कटता है कि कभी कभी? हर महीने। तो पीरियोडिकल हुआ ना? हाँ, तो जो पीरियोडिकल है इसको कहते हैं रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। उसमें असेसमेंट किया जाता है और प्रोग्रेस ऑफ रिकवरी एंड आउटस्टैंडिंग डेट ड्यू टू गवर्नमेंट को प्रॉपर रिकॉर्ड से रखा जाता है। ठीक है? इसमें तो सेकंड पॉइंट है, 1 पॉइंट तो ये है कि डिविजनल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है और ये प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा, किसका? रेकरिंग और नॉन रिकरिंग का। समझे कि नहीं? है ना? इसमें इसका जो नोट 1 है ना और नोट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट 1 और नोट 2 से कितनी ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले मैं नोट 2 बता देता हूँ। नोट 2 ये कह रहा है कि मैंने आपको बताया कि जब तक रेवेन्यू रियलाइज नहीं होगा तब तक वो रिसीट में लेगा नहीं। हाँ कि ना? यस यस सर। सर। लेकिन नोट 2 में एग्जेम्पशन दिया हुआ है। 2 केस ऐसे बताए गए हैं जहां पे आपको रियलाइज नहीं भी होगा तो भी आपको रिसीट में लेना पड़ता है। पहला केस क्या है? सुपरविजन चार्ज। जब आप स्टॉक सेल करते हैं, तो स्टॉक सेल करते हैं आउटसाइड को, पता है कि नहीं? तब सुपरविजन चार्ज लेते हैं 10%। यस सर। यस सर।
कहाँ पढ़ा है आपने जी सुपरविजन चार्ज 10% लेते हैं? कौन चैप्टर में पढ़ा है? चैप्टर स्टोर में चैप्टर 7 स्टोर में चैप्टर 7 में पढ़ा है, 4 में जबरदस्ती, स्टोर में नहीं समझे? पढ़ा, स्टोर में पढ़ा हाँ है। स्टोर में, तो चैप्टर 7 हुआ ना, हाँ, वही चैप्टर 7 स्टोर, सुनने में गलती हो गई थी, सॉरी, मुझे 4 सुनाई पड़ा। तो ये केस 1 हुआ, ठीक है। तो सुपरविजन चार्ज हमें मिला नहीं है तो अपन खुद ही ले लेंगे, समझे। और दूसरा क्या है, सेल प्रोसीड और सर्च आर्टिकल ऑफ टूल एंड प्लांट, तो ये तो स्टॉक का मामला था, समझे, इसमें भी सेल ही है और टीएनपी का भी सेल होगा, समझे कि नहीं। लेकिन यहां पे क्या करेंगे आप कि आपको 799 MWA में डेबिट देंगे और 800 अदर रिसीट में क्रेडिट देंगे। कब बताइए तो जरा हमको, बताइए, जिन्होंने स्टोर ध्यान से पढ़ा जल्दी बताइए। टीएनपी का जब सेल होता है ये केस कब आता है? सर ये सब, ये जो रिकवरी नहीं हो पाती है, 1 महीने के अंदर, है ना, सेम मंथ में, माने कि अकाउंटिंग मंथ में, हाँ, सेम अकाउंटिंग मंथ में अगर रिकवरी नहीं हो पाई और बिना रिकवरी के हमको अगर अकाउंट क्लोज करना पड़ा, अपन यहाँ डेबिट करके यहाँ क्रेडिट मारते हैं। क्लियर है कि नहीं? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये सुपरविजन जो चार्ज है इसका हम मतलब कहाँ इसको मेंटेन करते हैं, कहाँ पे इसको एंट्री करते हैं, और मंथली अकाउंट में इसका ब्यौरा सुपरविजन देते चार्ज हैं? की, हाँ हाँ हाँ, तो स्टॉक के पास में अपना अपना जो स्टॉक होता है ना मैम, स्टॉक का जो हेड है वो आपको पता है ना, 799 के नीचे में स्टॉक है पहला वाला, हाँ सर। इसी के नीचे सब हेड है सुपरविजन चार्ज, ठीक है। ओके सर, और एक बात और सर, मंथली अकाउंट में इसका हम देंगे इसका कि कितना आया, कहाँ कहाँ से, वो पूरा देते हैं, हाँ मंथली बिल्कुल अकाउंट के साथ बिल्कुल जाता है? बिल्कुल ओके बिल्कुल बिल्कुल, ओके ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हुआ दो केस में क्या हुआ कि जहां पे आपका रेवेन्यू रिसीट जो है वो रियलाइज नहीं भी होगा तभी आपको लेना पड़ेगा। देखिए क्या लिखता है, एज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल द फॉलोइंग में बी क्रेडिटेड एज रेवेन्यू बिफोर रियलाइजेशन। तो पढ़ा आपने, हाँ कि ना? हाँ सर थोड़ा। है ना। देखिए यहाँ पे नोट 1 अब पढ़िएगा। नोट 1 में कह रहा है कि खाली आप सेवा देते हैं ऐसा बात नहीं है, आप रेंट वेंट भी पे करते हैं तब भी, मतलब रेंट वेंट रिसीव करते हैं। और मजेदार बात है कि इरिगेशन के मामले में ये बहुत होता है। इरिगेशन के मामले में आपका जो तकावी बख्श का आपने ध्यान से सुना होगा, चैप्टर 2 में पढ़ा भी होगा, हाँ कि ना? यस सर, यस हाँ सर। सर। हाँ, तो उसमें क्या होता है ना कि वाटर कोर्सेस यानी कि छोटे छोटे नालियां निकालते हैं, हिंदी में उसको जलवाह कहते हैं, झारखंड का जो लैंग्वेज है यहाँ पे। तो वाटर कोर्सेस से वो पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाता है और उसे मंथली रेंट लिया जाता है, समझ गए। तो वही कह रखा नोट 1 में, इसके रूल में ऑल क्लासेस ऑफ रेवेन्यू वेदर अक्रूइंग फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड फ्रॉम लीज ऑफ द राइट एंड कंसेशन, एग्जाम्पल राइट फॉर फिशिंग ग्रेजिंग, फिशिंग का मतलब मछली पालन, ग्रेजिंग का मतलब पशुपालन, समझ गए। तो मछली पालन से भी पशुपालन से भी, यानी कि आपने अगर अपनी जमीन दे दी है किसान को मछली पालने के लिए, तालाब दे दिया है, पशु पालने के लिए घास के मैदान दे दिए हैं, उनसे जो महीने का रेंट आता है वो सब इसके आमदनी में शामिल होगा और इस रूल में लागू पड़ेगा, समझ गए। इसका बी भी है, ये तो हुआ ए, है ना। इसका बी भी है, इसका बी देखिएगा। बी का मतलब बिफोर रियलाइजेशन से है। द रिकवरी ऑफ द ऑल डेट ड्यू टू गवर्नमेंट शुड रिसीव द स्पेशल टेंशन ऑफ द डिविजनल ऑफिसर एंड नो डेट शुड बी रिमिटेड एंड रिटर्न ऑफ एक्सेप्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। रेमिटेड का मतलब वो रेमिटांस से नहीं है, ये रेमिटेड का मतलब है कमी, कटौती। तो जो भी गवर्नमेंट का ड्यू है, जो गवर्नमेंट को मिलने वाला है, यानी कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है और लोन से उसको मूलधन और ब्याज, प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलने वाला है, किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को, है ना। गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें डिविजनल ऑफिसर जो है इसको रिमिट नहीं कर सकता, रिमिट का मतलब कटौती करना, समझे, और ना ही इसको राइट ऑफ कर सकता है, यानी कि पूरी तरह से खत्म करना, जब तक कि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर न मिल जाए। बहुत आसान है। 9.2 में कुछ नहीं है, कह रहा है कि इरिगेशन के लिए सभी रूल वैसे ही लागू पड़ेंगे जैसे कि बाकी के लिए पड़ते हैं, ठीक। 9.3 लाइसेंस फी और बिल्डिंग एंड लैंड डिमांड एंड अदर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू करते हैं। 3 फॉर्म बेसिकली इसमें आपको दिए गए, 9.3 की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। लाइसेंस फी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, जरा बताइए तो, लाइसेंस फी क्या होता है? जो क्वार्टर में
क्वार्टर से जो हम लोग को पैसा करता है हाँ वही। सर गवर्नमेंट सर्वेंट देता है ना क्वार्टर में रहने के लिए लाइसेंस फी। हाँ ठीक है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट देता है लाइसेंस फी, ठीक है, तो वो लाइसेंस फी गवर्नमेंट का रिवेन्यू है कि उसका मन रिफंडेबल होता है वो? सर रेवेन्यू है आई थिंक। रेवेन्यू है ना। देखिए लाइसेंस फी के बारे में दो वो बताया गया, फ्रॉम प्राइवेट पर्सन और फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सन, ठीक है। तो लाइसेंस फी रिकवर होता है कि नहीं, है ना, इससे गवर्नमेंट से, ठीक है, और प्राइवेट से, ठीक है। हालांकि प्राइवेट यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, मैंने गलती से नीचे लिख दिया। अच्छा, प्राइवेट के लिए आपका जो एमसीक्यू बनता है कि लाइसेंस फी जो रिकवर करते हैं, सुनिएगा मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ, ठीक है, मार्केट रेट से रिकवर करते हैं, ठीक, असेस्ट रेट से रिकवर करते हैं, और उल जलूल दो और ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा? सर ऐसे Market rate। ऐसे नहीं, असेस्ट रेट। समझ गए? क्यों सर बताना, ये समझ नहीं आया, मेरा तो गलत है। हाँ मैं बता रहा हूँ। रेट फॉर देखिए असेसमेंट का मतलब है कि वो, अच्छा ऐसा मैं समझा दूंगा, ठीक है। पहली बात, एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू का क्या ऑप्शन बना कि भाई प्राइवेट को जो दिया जाएगा लाइसेंस फी वो असेस्ट रेट से रिकवर किया जाएगा, है ना। अब एमसीक्यू नंबर 2, ये असेस्ट रेट तय करने का फाइनल अथॉरिटी कौन है, कौन तय करेगा? प्राइवेट पार्टी की बात कर रहा हूं, डिविजनल ऑफिसर कौन तय करेगा, वही है ना। तो जब डिविजनल ऑफिसर तय करेगा तो मार्केट रेट से कम क्यों तय करेगा अगर किसी प्राइवेट आदमी को देगा तो? सही या गलत? सही सही सही। है ना। तीसरी बात, जो पेंशनर होगा, समझे, वो गवर्नमेंट गिनाएगा कि प्राइवेट गिनाएगा? प्राइवेट मैं तो एज ए प्राइवेट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो प्राइवेट गिनाएगा, है ना। और वो कहाँ लिखा हुआ, वो भी कहीं लिखा हुआ है, पेंशनर 9.3.8, ठीक है। अभी हम पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्लियर हुआ? ओके आगे ना, ठीक है। अच्छा, ये जो चौथा है ना, ये जो असेस्ट रेट होगा, है कि नहीं, ये कैसे रिकवर किया जाएगा, कैश में कि पे बिल से रिडक्शन में? कैश। ऑलवेज। क्योंकि ये उसमें इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि ये प्राइवेट है ना सर, इसका पे बिल थोड़ी हम बनाएंगे ना, सैलरी इसको हम देंगे। आप नहीं बनाएंगे, कोई तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बनाता होगा, समझे। गवर्नमेंट, आपका डिपार्टमेंट होगा, कोई जरूरी नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, समझे, उसके पे बिल में से रिकवर कर लेंगे, पर इसका हमेशा कैश से रिकवर करेंगे। ऑलवेज मैंने लिख दिया ना, ठीक है। और महीना खत्म होने के बाद करेंगे कि पहले एडवांस में? एडवांस में होगा सर। सही है ना। तो ये हो गया एडवांस में। अच्छा, वो कहेगा कि जो आपका असेस्ट रेट है वो 5,000 रुपये है, मेरे पास अभी नहीं, 2,500 रुपये आप ले लीजिए, 2,000 बाद में लीजिएगा, कर सकते हैं? नहीं। प्रोविजन क्या है? फुल, है ना, असेस्ट रेट इन फुल, ठीक है, इन एडवांस। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? यस सर। है ना। चलिए, प्राइवेट को लेकर के इतना ही है, बाकी सब गवर्नमेंट को लेकर के। अच्छा, गवर्नमेंट का लेकर के ध्यान सुनिएगा, गवर्नमेंट को लेकर के कौन सा रेट वसूल किया जाएगा, ये कैसे तय होता है? हाँ बोलिए सर। जैसे बिजली का बिल भरते हैं वो तो हम बाद में भरते हाँ हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसमें तो पहले नहीं भरते सर, बाद में नहीं भरते। जैसे 2 महीने का या महीने का बाद में आता है, पहले प्राइवेट आदमी मौजूद उसको क्या वो यूज लाइसेंस करता फी, क्या वो लाइसेंस फी है? है। अच्छा ठीक है सर, ठीक। ठीक है। माइक बंद कर लीजिए, हवा आ रही है। चलिए, गवर्नमेंट में पहला केस क्या कैश में वसूल करते हैं कि पे बिल से? गवर्नमेंट में सर पे बिल दोनों ही होता है दोनों। सर, आई थिंक कैश और दोनों ही होता है। दोनों होता है अगर सर। कोई भी केवल कैश मारेगा, कोई अगर केवल पे बिल मारेगा, गलती हो जाएगा। हम पता है। क्लियर है ना। चलिए, अच्छा दूसरा, इसका रेट कौन तय करेगा? और प्राइवेट में तो असिस्टेंट था, डिविजनल ऑफिसर तय कर रहा था। बोलिए। यहाँ भी वही करना चाहिए सर। है
डिविजनल ऑफिसर ही यहाँ भी असेसमेंट होगा, समझे, लेकिन इसका जो असेसमेंट होगा वो रेट तय करेगा डायरेक्टर जनरल। रुकिएगा, मैं बताता हूँ कौन तय करेगा, और 3 साल में एक बार तय करेगा, समझे कि नहीं। डायरेक्टर ऑफ स्टेट, स्टेट। हाँ, 9.5.5 नोट 6, ठीक है, 9.5.5 नोट 6 लास्ट लाइन, ठीक है, पढ़िए तो जरा फटाफट। The license fee for government residential building shall be revised once in 3 years by the director of state. समझ गए, हाँ कि ना। ऐसे तो चलेगा नहीं, फटाफट बोलना पड़ेगा, क्लियर है। इसका असेसमेंट कौन करेगा, डायरेक्टर ऑफ स्टेट, है ना। अच्छा, डायरेक्टर ऑफ स्टेट का जो ऑफिस है ना वो दिल्ली में है, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। हाँ सर। लेकिन इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं, हाँ, इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं। कहाँ कहाँ ये आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। जहां इसका रीजनल ऑफिस नहीं है वहां कौन तय करेगा, बोलिए। CPWD का ये CPWD हाँ, DO क्या बोल रहे हैं, CPWD बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, डिविजनल ऑफिसर तय करेगा। समझ गए कि नहीं समझे, जहां पे रीजनल ऑफिस नहीं है वहां पे डिविजनल ऑफिसर तय करेगा। मामला समझ में आ रहा है ना। इसको मिटा दो, अच्छा अभी रहने देता हूँ। अब हम केवल और केवल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, चलिए। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि आप लोगों में से, सबको नहीं, कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जिनको कि केवल गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिलता, फुल फर्निश्ड मिलता है, ये आप लोग जानते हैं। सर ग्रुप ऑफिसर्स होते हैं। बिल्कुल, उनको मिलता है ना फुल फर्निश्ड। अच्छा, मान लीजिए कि वो बाहर निकले, ऐसा होता है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, और उनका फर्नीचर टूटा फूटा मिला, फिर क्या होगा, रिकवरी होती है उसकी। रिकवरी होती है, ठीक है ना। और वो रिकवरी में किस रेट पे रिकवरी की जाएगी वो कौन तय करता है, DA मतलब DO डिविजनल ऑफिसर, डिविजनल ऑफिसर, हाँ ठीक है ना। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, फर्नीचर वाला मामला, ये लिखा हुआ है नोट 2, 9.3.2 नोट 2, ठीक है। फर्नीचर वाला मामला, टूट फूट इन फर्नीचर, है ना, टूट फूट रिकवरी, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइसेंस फी की जब हम बात कर रहे हैं तो लाइसेंस फी एक्चुअल में 3 तरीके सर ये से डिसाइड, वसूल किया जाता सर एक सेकंड प्लीज, ये सर डिसाइड कौन करेगा, डीओ डिसाइड करेगा रिकवरी है। वाला। हाँ, नहीं तो क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिविजनल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फुल पावरफुल, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो क्वार्टर का जो अलॉटमेंट होता है ना वो 3 तरीके से होता है ना। तो जब क्वार्टर का अलॉटमेंट 3 तरीके से होता है तो उसकी रिकवरी, लाइसेंस फी की रिकवरी भी 3 तरीके से होगी। पहला क्या होगा कि बनाया CPWD ने, पर जितने भी क्वार्टर्स हैं सभी एक ही डिपार्टमेंट के लोगों को दिए गए। ऑल क्वार्टर्स आर फॉर सिंगल डिपार्टमेंट, पहला तो केस ये है, ठीक है। जब ये केस बनता है ना कि सारे का सारा क्वार्टर एक ही डिपार्टमेंट को दिया जाता है, तब इनके जितने भी स्टाफ हैं उनकी जो रिकवरी होती है, ठीक, वो उसी ऑफिस का पाव कर लेता है। उदाहरण के तौर पे हमारा जो एजी ऑफिस है, एजी ऑफिस का जो क्वार्टर है अपना यहाँ पे रांची में, तो वो पूरा कॉलोनी है, एजी कॉलोनी, CPWD ने बनाया है, समझे। लेकिन लाइसेंस फी की रिकवरी कौन कर रहा है, CPWD कर रहा है कि एजी ऑफिस कर रहा है, AG ऑफिस है, AG ऑफिस एजी ऑफिस कर रहा है ना। मतलब जो डिपार्टमेंट के सारे लोग हैं तो वो, अच्छा ये जो रिकवरी होगी कैसे होगी कि पे बिल से, पेबिल से सर, पेबिल से। हाँ, और यहाँ ये लिखा हुआ है कि आप चाहे तो दोनों में कर सकते हैं, लेकिन पे बिल से करना ज्यादा अच्छा रहता है, कैश रिकवरी को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, क्लियर है। चलिए सेकंड केस, CPWD ने बनाया है
ठीक है, और कई डिपार्टमेंट के लोग हैं, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। अब कौन करेगा तो बताइए। डायरेक्टर ऑफ स्टेट। सीपीडब्ल्यूडी कर लेगा, टेंशन नहीं, अपने अपने डिपार्टमेंट के लोग नहीं करेंगे, समझ गए? हेलो, नहीं, देखिए लिखा हुआ है, नोट 1 में पढ़िए। कहाँ पढ़ना है इसको? नोट 1 में। नोट 1 सर कौन सा? मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान के सुनिएगा, ठीक है। लिखता है, वेयर however the residences under the control of CPWD are to be allotted commonly to the staff of several departments, there is no regional office of the director of state। और वहां पे डायरेक्टर ऑफ स्टेट नहीं है, नो आरओ ऑफ डायरेक्टर ऑफ एस्टेट है। ये एस्टेट समझते हैं ना, संपत्ति, ठीक है। द डिविजनल ऑफिसर ऑफ द सीपीडब्ल्यूडी इन चार्ज of the residences will continue to make the allotment and recovery of license fee। समझ गए? तो कौन कर रहा है? डिविजनल ऑफिसर अलॉटमेंट भी कर रहा है और लाइसेंस फी की रिकवरी भी कर रहा है। क्लियर हुआ है ना? यस सर। लेकिन जहां पे डायरेक्टर ऑफ स्टेट है, थर्ड केस, ठीक है, वेयर आरओ ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टेट, DOE है ना, जहां एग्जिस्ट करता है उसके लिए अलग से प्रोविजन है, उसके रूल्स यहाँ पे नहीं दिए गए, तो आपको उसको नहीं पढ़ना है। समझ गए? हाँ कि ना? है ना? चलिए, अच्छा, आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये दोनों तरीके से पॉसिबल है गवर्नमेंट से, कैसे कैसे, टेबल से भी और कैश से भी। बताया कि नहीं बताया? जो दूसरा वाला केस है डायरेक्टर, जो जनरल पूल के क्वार्टर्स का ही तो है एग्जाम्पल, दूसरा वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट है। हाँ हाँ हाँ, हाँ बोलिए। तो उसको, उसका रिकवरी जो है ना, डिविजनल सीपीडब्ल्यूडी का डिविजनल ऑफिस करेगा या फिर स्टेट का कोई वहाँ पर होगा ऑफिसर? नहीं, सीपीडब्ल्यूडी का डिविजनल ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट को भी देना ही नहीं है। जब स्टेट गवर्नमेंट को देंगे तब डालेंगे, अभी स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ दिया हमने? स्टेट गवर्नमेंट नहीं सर, स्टेट ऑफिस जो है, स्टेट ऑफिस होगा, उसका जो रीजनल ऑफिसर होगा वो सीपीडब्ल्यूडी के अंडर रहता है, स्टेट का। स्टेट के जो क्वार्टर है वो अलग होता है, उसका काम यही है ये। और एक्चुअली में ये डायरेक्टर ऑफ स्टेट कहाँ बनाया जाता है पता है? जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो। उदाहरण के तौर पे चारों महानगर में तो है ही, दिल्ली में है, मुंबई में है। सीपीडब्ल्यूडी का बेसिक काम, हाँ हाँ हाँ, सीपीडब्ल्यूडी का बेसिक काम खाली कंस्ट्रक्शन है, समझे? उसका वो अलॉटमेंट और रिकवरी नहीं है। लेकिन जहाँ पे बहुत कम संख्या में क्वार्टर अलॉटेड किए गए, वहाँ पे दोनों काम करता है, कंस्ट्रक्शन भी करता है और अलॉटमेंट और रिकवरी भी करता है। अच्छा, आपके एजी ऑफिस में एस्टेट सेक्शन है कि नहीं? सेक्शन? हाँ सर है, वही तो एस्टेट सेक्शन, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। दिस इज माय पॉइंट, समझ गए क्या? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9.3.3। अच्छा, मान लीजिए कि किसी से कैश में रिकवरी करनी है, फिर क्या करेंगे? पहले इसको एक बिल बना करके भेजेंगे, समझे? एक बिल प्रिपेयर करेंगे। हाँ बोलिए सर। ये वाला जो पॉइंट है जिसमें एजी ऑफिस वाले जो आपने पॉइंट बोला है, इसमें एजी ऑफिस खुद ही रिकवरी करेगा पे बिल से। हाँ, अलॉटमेंट भी वही करेगा। हाँ, तो सर जैसे ये सेकंड वाला पॉइंट है, इसमें सीपीडब्ल्यूडी फॉर्म 48 में डिमांड रेज करके डिपार्टमेंट्स को सेंड करता है और फिर वो रिकवरी करते हैं पे बिल से। तो क्या ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, इसमें भी ये ऐसा ही होगा कि पहले सीपीडब्ल्यूडी एजी ऑफिस को भेजेगा इन फॉर्म 48 और उसके बाद में वो पे बिल? नहीं, देखिए होता क्या है ना मैम, देखिए होता क्या है कि जैसे रिकवरी का मीनिंग क्या है? रिकवरी का मीनिंग ये नहीं कि पैसा कौन ले रहा है, रिकवरी का मीनिंग ये है कि 0216 में डाल कौन रहा है। जैसे कि लाइसेंस फी के लिए जो रिसीट हेड है ना 0216 है, हाँ कि ना? हाँ सर, यस सर, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो 0216 में क्रेडिट करेगा वो एजी ऑफिस करेगा, समझे? हाँ जी। और यहाँ पे क्या करेगा? सीपीडब्ल्यूडी जो है डिमांड करेगा फॉर्म 46 में ना 48 में, सॉरी, ठीक है, डिमांड करेगा 48 में। और 48 में डिमांड करने के बाद में मान लीजिए कि 4 कर्मचारी एजी ऑफिस के हैं, 4 कर्मचारी इनकम टैक्स का है, ठीक है? तो एजी ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनका तो सैलरी में से कटेगा,
और सैलरी में से कटने के बाद में एजी ऑफिस भेज देगा किसको, सीपीडब्ल्यूडी को, क्या देगा, चेक बना के देगा, समझे, और फिर वो चेक से वो 0216 में क्रेडिट करेगा। तो समझ नहीं बात? आपने जी बिल्कुल सर। वैलिड क्वेश्चन पूछा है। आपका क्वेश्चन था कि इस वाले मामले में क्या प्रक्रिया होगी, तो प्रक्रिया ये होगी कि एक रजिस्टर नहीं, सीपीडब्ल्यू फॉर्म 48 है, ठीक है, एक है फॉर्म 48, ठीक है, और ये सीपीडब्ल्यू का फॉर्म है, समझ गए। और यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी जो है डिपार्टमेंट 1 से डिमांड रेज करेगा, सीपीडब्ल्यूडी रेज डिमांड, ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, है ना। और डिपार्टमेंट 1 क्या करेगा, अपने अपने जितने भी कर्मचारी हैं उसके, उनके सैलरी में से काटेगा, और वो क्या करेगा, चेक बनाएगा, डिपार्टमेंट 1 चेक टू सीपीडब्ल्यूडी, समझे। और ये जो चेक है सीपीडब्ल्यूडी सिर्फ को 0216 में क्रेडिट कर देगा। क्लियर हुआ? यस सर। क्या सर लास्ट वाला आपने चेक बिल्कुल वाला वैलिड स्टेप क्वेश्चन। बताना वापस। हाँ, मैं बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। पहला वाला तो ये है कि एजी ऑफिस खुद ही अपना पे बिल में से काटेगा, फिर 0216 में डाल देगा, ओके ठीक है। दूसरा वाला सीपीडब्ल्यूडी जो है वो क्या करेगा कि डिपार्टमेंट 1 को बोलेगा कि आपका जितना भी कर्मचारी है, समझे, उन सब का आप तनख्वाह में से काटिए और चेक बना करके इनको दीजिए। वैसे डिपार्टमेंट 2 को भी बोलेगा, वैसे डिपार्टमेंट 3 को भी बोलेगा। किसमें बोलेगा, कौन से वाले फॉर्म में, फॉर्म 48 में। ओके ठीक है, फिर और फॉर्म 48 में उसको कहा गया है ही विल रेज अ डिमांड 9.3.4, ये कहाँ लिखा गया है फॉर्म 48 के बारे में, 9.3.4, ठीक है। तो सीपीडब्ल्यूए जब 9.3.4 के अकॉर्डिंग फॉर्म 48 में डिमांड रेज करेगा तो डिपार्टमेंट 1 से चेक आवेगा, डिपार्टमेंट 2 से चेक आवेगा, डिपार्टमेंट 3 से चेक आवेगा, समझे। और सारा का सारा चेक सीपीडब्ल्यूडी डालेगा 0216 में। ओके, सीपीडब्ल्यूडी 0216 में डाल देगा। ओके सर, ओके। हाँ, क्लियर? हाँ सर। बोलिए बोलिए, हाँ कि ना। हाँ सर, हाँ। अभी इसमें एक बात बच क्या गया है, देखिए, एक डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी, एक डिपार्टमेंट है दूसरा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि डिपार्टमेंट 1 और सीपीडब्ल्यूडी दोनों एक ही जगह अपना अकाउंट जमा करते हो, यह हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि सीपीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंट 1 दोनों अपना अकाउंट एक ही जगह जमा करते हो, मैंने दोनों का अकाउंट ऑफिसर सेम हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3 इनका अकाउंट ऑफिसर अलग हो और इनका भी अकाउंट ऑफिसर अलग हो, ये भी हो यस सकता है। सर। जब दोनों का अकाउंट ऑफिसर एक होगा ना, तो ये जो फॉर्म 48 आपने देखा है ना, वो डुप्लीकेट में बनेगा, ये एमसीक्यू बन गया। और जब दोनों का अकाउंट ऑफिसर अलग होगा, इसका अलग इसका अलग, तो ये जो फॉर्म 48 है वो ट्रिप्लीकेट में बनेगा। क्लियर? अच्छा, हाँ, बोलिए। डुप्लीकेट का रीजन क्या है सर? डुप्लीकेट का, ट्रिप्लीकेट का, डुप्लीकेट एक का- कॉपी अपन डुप्लीकेट का रीजन है कि एक कॉपी अपने पास रख लिया और एक कॉपी सीधे अपने अकाउंट ऑफिसर को भेज दिया। ठीक है सर ये और दोबारा हाँ, बोलिए। बता दीजिए सर, एक बार दोबारा मैंने बता कहा कि अगर दीजिए। दोनों डिपार्टमेंट, हाँ, मैंने कहा कि अगर दोनों डिपार्टमेंट एक ही अकाउंट ऑफिसर को अपना अकाउंट देते हैं तो ये जो फॉर्म 48 बनेगा, डिमांड फॉर्म 48, ठीक है, वो डुप्लीकेट में बनेगा। और डुप्लीकेट में बनने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मेरे पास मेरी ऑफिस कॉपी नहीं रहेगी, मेरे पास मेरी ऑफिस कॉपी रहेगी, उसके बाद दूगो और, समझे। तो हम क्या करेंगे कि एक भेज देंगे कंसर्न डिपार्टमेंट को, एक भेज देंगे अकाउंट ऑफिसर को, ठीक है। और जब दोनों अपने अलग अलग अकाउंट ऑफिसर को अकाउंट जमा करते हैं तो ट्रिप्लीकेट में बनेगा, एक जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट को, एक उसके अकाउंट ऑफिसर को, एक हमारे अकाउंट ऑफिसर को। क्लियर हुआ? सर ये कैसे हुआ कि ऑफिस कॉपी उसके बाद दो डुप्लीकेट कॉपी कैसे हुए? क्योंकि और डिपार्टमेंट ही बना रहा है ना, और पीओ दोनों का सेम है, अकाउंट है दोनों सेम है ना, कॉपी तो एक पीओ को भेज देगा। देखिए, हाँ, एक सुनिए, हम एक काम करते हैं, जैसे डिमांड तो हम इसी तरह रेज करेंगे डिपार्टमेंट 1 से, सर
तो जब वो डिमांड रेज करेंगे तो वहां से वो डिमांड के बदले में हमको चेक देगा ना जी, चाहे वो डिपार्टमेंट एक ही जगह अकाउंट जमा करता हो, तो एक तो डिपार्टमेंट 1 को जरूर जाएगा, हाँ तो ये को तो हमको अपने अकाउंट ऑफिसर को देना पड़ेगा ना। सर, वो यदि क्वार्टर्स है ना तो CPWD के क्वार्टर्स है तो लाइसेंस पे CPWD को ही जाएगा, ठीक है। तो एक CPWD का तो वो एक जो अपना है वो तो वो अपना अकाउंट तो जमा करेगा ना किसी को। तो आप कितने लाइसेंस रिकवर कर रहे हैं या उतना, मान लीजिए कि 0216 में CPWD ने 4 लाख रुपए जमा कर दिए, ठीक है, तो 4 लाख रुपए कैसे आया वो आपने अपने अकाउंट ऑफिसर को नहीं बताइएगा। ओके। है ना, तो यही है आपका 9.3.4। कहाँ लिख दिया था मैंने, कहीं लिखा था, नहीं लिखा था, यहाँ लिख देते हैं 9.3.4, ठीक है। और ये डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट वाला मामला इसी में है, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, और वो कौन सा होगा, फॉर्म 48। क्लियर है। अब फॉर्म 48 क्या है, अच्छा अब अगला जो एमसीक्यू बनेगा वो बनेगा कि फॉर्म 48 क्या केवल डिमांड में यूज किया जाता है, जवाब नहीं, 4 जगह पे फॉर्म 48 यूज किया जाता है, और ये आपको एमसीक्यू में पूछ देगा और आप लोग गलत करके चलाइएगा। आप लोग सोचिएगा फॉर्म 48 तो खाली डिमांड में होता है, जवाब है नहीं, समझे। तो सर, 4 ये जगह यूज किया जाता है। ट्रिप्लीकेट हाँ बोलिए बोलिए। सर, ये ट्रिप्लीकेट किस किस को जाती है, एक बार लिख के बता दीजिए ना कि डुप्लीकेट इन 2 को जाती है, ट्रिप्लीकेट इन 2 को, इन 3 को जाती है। देखिए ये डुप्लीकेट है ना, क्या डुप्लीकेट है, फॉर्म 48, फॉर्म 48 क्योंकि तो ये सेम ही। हाँ CPWA और डिपार्टमेंट 1, ठीक है। तो एक तो कॉपी डिपार्टमेंट 1 को जाएगी, है ना। ओके। तो ये क्या है, डिमांड है कि नहीं, और इसके साथ में डिपार्टमेंट 1 जो है इसको चेक देगा बना करके, देगा नहीं। ओके। और एक कॉपी चला जाएगा इसको अकाउंट ऑफिसर को। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब अगर ये दोनों के अकाउंट ऑफिसर अलग हैं तो एक कॉपी जाएगा डिपार्टमेंट को, एक कॉपी अपने अकाउंट ऑफिसर को, और एक कॉपी उसके अकाउंट ऑफिसर को। अच्छा, ठीक है, ठीक। डिपार्टमेंट 1 को। क्लियर। यस सर। है कि नहीं। हाँ। अब मैंने क्या बताया कि फॉर्म 48 जो है वो 4 जगह यूज किया जाता है, 4 जगह, और चारों आपको एमसीक्यू में पूछ देगा 4 ऑप्शन डाल के, समझ गए। तो पहला फॉर्म 48 क्या, डिमांड है, समझ गए। तो इसका ये मतलब नहीं फॉर्म 48 अलग अलग है, 4 इस्तेमाल है उसके, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। है ना। अच्छा, ये तब हुआ जब पेबिल से कटेगा। तो आप कहेंगे पेबिल से कट रहा था, चेकवा दे रहा, तो चेकवा दे रहा है जरूर, पर कर्मचारी तो पैसा से नगद नहीं दे रहा जी, वो तो डिपार्टमेंट में दे रहा है। बोलिए क्या सर, दोबारा बताना सर। ये जो डिमांड है कि पेबिल में से कटेगा, पेबिल में से। ओके। तो आप कहिएगा कि अभी तो बोले थे कि आप चेक देगा, तो चेक दे दे तो पेबिल तो नहीं हुआ, वाह, पर डिपार्टमेंट ने चेक दिया, कर्मचारी तो पेबिल में से कटवाया है। हाँ हाँ हाँ। है ना। लेकिन अगर कर्मचारी कैश कटवाएगा तो सर्टिफिकेट होगा। ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नोट 2 में, नोट 2 में सर ये डिसबर्सिंग ऑफिसर क्या लिखा हुआ है, सर्टिफाई करे। हाँ हाँ, ठीक है। कैश देखिए, तो कैश से कैसे होगा, कैश से तब ना होगा जब एगो हम पे बिल देंगे, मैंने पे बिल सॉरी एगो बिल देंगे उसको कि लाओ भैया तेरा इतना पैसा हो गया, तुम नकदी जमा करो, होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। है कि नहीं। जब वो नकदी जमा कर देगा तो हमको सर्टिफिकेट दे देंगे, लाओ हाँ तरह और से इतना सर मिल गया। सर्टिफिकेट भी फॉर्म 48 में ही होता है क्या? हाँ हाँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ फॉर्म 48 4 यूज है, ABCD। और ये सर्टिफिकेट वही तो कौन मैंने देगा लिखा। सर? डिसबर्सिंग ऑफिसर। In case of cash recovery from government servant, the divisional officer. In case of the division officer should obtain from the disbursing Obtain officer. from disbursing officer. तो disbursing officer जो दूसरे डिपार्टमेंट का होगा वही सर्टिफाई करके भेजेगा उसका सर्टिफिकेट, समझे। मान लीजिए कि मैं हूँ एजी ऑफिस का, ठीक, और CPWD अलग है, और मुझे CPWD ने कहा तुम कैश जमा करो, तो कैश हम CPWD में थोड़ा जमा करेंगे, हम अपने डिपार्टमेंट में जमा करेंगे, समझे।
अब मेरा जो डिसबर्सिंग ऑफिसर होगा, मेरा वाला नकदी रुपया और उसका सर्टिफिकेट जमा कर देगा किसको? सीपीडब्ल्यूडी को। क्लियर? है ना? चलिए थर्ड यूज नोट 3 में लिखा है, फॉर्म 48 ऑल्सो इंक्लूड फॉर हायर ऑफ गवर्नमेंट फर्नीचर। देख रहे हैं आप? ये कहाँ लिखा हुआ नोट 3 में? दिखाई पड़ा? यस सर। और एक इसका और है सर, ये हायर ऑफ गवर्नमेंट फर्नीचर का मतलब बताना, मतलब किस सिनेरियो में होगा, एक बार बताना। वही वाला जो अभी थोड़ी देर पर डिस्कस हुआ है कि जो गैजेटेड ऑफिसर ना, जो ग्रुप ऑफिसर होते हैं उनको फर्नीचर भी मिलता है क्वार्टर के साथ में, तो फर्नीचर को उनको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। को क्या लगता है फ्री में? समझे? तो गवर्नमेंट फर्नीचर का उनको पैसा लगता है, वो फॉर्म 48 में ही उसको दिया जाता है। समझ गए? यस सर। तो ये जो चौथा वाला है ना, चौथा वाला वही है जो मैंने आपको बताया था। जैसे डिमांड हो गया इस सेम डिपार्टमेंट को, ठीक है, और यही डिमांड हो गया अदर डिपार्टमेंट को, ठीक है। सेम डिपार्टमेंट गलत कह रहा हूं मैं, डिपार्टमेंट तो अलग है, डिपार्टमेंट रेंडरिंग अकाउंट, ठीक है, टू सेम अकाउंट ऑफिसर। तो ये जो डुप्लीकेट वाला मामला मैंने बताया था आपको, और ये ट्रिप्लीकेट वाला मामला, ये 4 जगह है जहां पे फॉर्म 48 यूज किया जाता है। मुझे इसके बाद ये लिखना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया तो मैंने ऐसे लिख दिया। ये इसको आप बी में मान लीजिएगा। समझ गए फॉर्म 48 के 4 यूज? बोलिए। हाँ सर। चलिए ठीक। अच्छा, फंडामेंटल रूल सप्लीमेंट्री रूल किसने किसने पढ़ा है पीसी 5 में? तो पढ़े तो हैं लेकिन भूल गए। हाँ कोई बात नहीं, मैंने कब कहा कि आप मुझे सुनाइए, मुझे खुद ही याद नहीं है, मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो ये आपने मुझसे पूछ दिया तो मैं कैसे जवाब दूंगा? ये है देखिए, ठीक है। इसमें फॉर्म नहीं, रूल नंबर 47A का 4 और 47 का बी का 4, फंडामेंटल रूल FR 47A का 4 और 47B का 4 में HRA के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में? HRA नहीं, सॉरी, लाइसेंस फी की रिकवरी के बारे में, ठीक है, रिकवरी ऑफ लाइसेंस फी। रिकवरी का जो इसमें फंडामेंटल रूल में दिया गया है, ये रूल मुझे कहाँ मिला? अपने मन से, मैं इतना पढ़ाकू थोड़ी हूँ। इसी चैप्टर का सबसे लास्ट पारा देखिए, 9.5.6 का नोट, जरा देखिए तो 9.5.6 का नोट। यहाँ पे आपको FR 47A का 4, अच्छा मैंने गलती लिख दिया, 45A का 4 है, ठीक है, 45A का 4 और 45B का 4 लिखा हुआ है। बताइए, है कि नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है। इसमें 10% वाला और 7.5% वाला लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला लाइन पढ़िए, नोट, इफ एनी प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड फ्री ऑफ लाइसेंस फी और इफ द रेट ऑफ फॉर एनी मंथ असेसमेंट इज नाइदर द स्टैंडर्ड रेट नॉट द 10% और 7.5%। ये 71 डिवाइड बाई 2 मत पढ़िएगा, हमने भी बहुत दिन पढ़ा है। 71 डिवाइड बाई 2 नहीं है, वो 7.5% है। समझ गए? या तो वो 10% होगा या तो 7.5%, ठीक है। तो मैंने 45A और 45B दोनों ही देखा, दोनों मुझे 10% तो मिला, 7.5% नहीं मिला। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप लोग अगर मेरा YouTube में वीडियो देखेंगे और आप लोगों ने फंडामेंटल रूल निकाला और कोई ऐसा ही महाधुरंधर आदमी है ग्रुप में या ग्रुप के बाहर, तो मुझे ये बताइए 7.5% का जिक्र कहाँ पे है और किस संदर्भ में, कमेंट करके बताइए। आप लोग को भी कह रहा हूँ, ठीक है? बाप रे बाप। हाँ,
ये फंडामेंटल रूल में है, ठीक है। ये ऐसा कोई मुश्किल टास्क नहीं है कि आप लोग बाप रे बाप कर रहे हैं। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। हाँ ठीक है, देखिए सर ये 9.3.5 क्या है, ये हमने पढ़ लिया है क्या? 9.3.5 नहीं मैडम, नहीं अभी नहीं पढ़ा मैंने। ओके सर, पढ़ेंगे ठीक पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अभी हम क्या बताने वाले हैं आपको, देखिए लाइसेंस फी दो तरीके से तय होता है। एक, आपको किस टाइप का क्वार्टर मिला है, दूसरा आपकी सैलरी किस लेवल पे है कि नहीं। तो आपकी सैलरी किस लेवल पे का मतलब आपके इमोल्यूमेंट क्या है ना। तो मान लीजिए कि आपका कैटेगरी सी का मिलता है। मैक्सिमम हम लोग जो जिस औकात के हैं, हम लोग को कैटेगरी सी का ही क्वार्टर मिलता है। कैटेगरी डी, कैटेगरी सी बड़े लेवल का क्वार्टर, हाँ टाइप सी, सॉरी टाइप सी का क्वार्टर, कैटेगरी मैंने गलत किया है ना। टाइप डी और टाइप, हाँ बोलिए। टाइप थ्री भी है, टाइप 2 भी है। तो आपको कौन सा मिला है? सर मेरा अपना घर है, मैं हूँ। हमारा भी अपना ही घर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो टाइप सी का मैक्सिमम क्वार्टर मिलता है। एक एग्जांपल पकड़िए ना महाराज, तभी ना समझिएगा। हाँ, अब आगे सुनिए। तो आपकी इमोल्यूमेंट कुछ है ना, और आपको लाइसेंस फी खाली 320 रुपये कट रहा है, बहुत कम पर मंथ, ठीक है। और मान लीजिए कि महीना के बीच में आपका इमोल्यूमेंट चेंज हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्रमोशन मिल जाए? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर महीना के बीच में आपको प्रमोशन मिल जाए, ठीक, तो आपका लाइसेंस भी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ, अब देखिए मस्त बात, आप मान लीजिए कि उसी जिले में है या हेडक्वार्टर में है, ठीक, तो आपका अगर इमोल्यूमेंट चेंज हो जाएगा तो सबको पता चल ही जाना है। लेकिन किसी वजह से आप बाहर हो, डेपुटेशन पे गए हो, फॉरेन गए हो, टूर में, कुछ भी मामला बनता हो, समझ गए, कुछ भी मामला बनता हो, और आपने कहीं पे गवर्नमेंट क्वार्टर एक्वायर करके रखा हुआ है, ठीक है, आपकी फैमिली वहां रहती है, रह सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक जगह क्वार्टर कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जहां आपकी नौकरी आप वहीं रखिए। तो आपने एक क्वार्टर एक्वायर करके रखा हुआ है, सीपीडब्ल्यूडी को पता चल गया, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी को पता चले जरूरी नहीं है। तो इसमें डिविजनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है कि जिस स्टाफ ने गवर्नमेंट क्वार्टर एक्वायर किया है, अगर वो हेडक्वार्टर में नहीं है, बाहर है, और उसका इमोल्यूमेंट चेंज हो गया है, तो लाइसेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ये डिविजनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिविजनल ऑफिसर को, जैसे डिविजनल अकाउंटेंट को सूचना मिले, डिविजनल ऑफिसर को इंटीमेट करे। क्लियर है कि नहीं? हाँ ना? हाँ सर, नोट 6 में लिखा हुआ है। नोट 6 में क्या लिखा है? नोट 6 में पढ़ के सुनाता हूँ। The divisional accountant becomes aware that the emolument of a government servant has changed in respect of a period during which he occupied a government residence and some other station or station. समझ गए? You should see that the intimation of the change of emolument to be given is given to the divisional officer of the station concerned to enable them to recover the arrear of taxes fee. Clear है? अगर कोई अरियर है तो उसको रिकवर करने के लिए डिविजनल अकाउंटेंट उस डिविजनल ऑफिसर को भी सूचना दे सकता है। क्लियर हुआ? यस सर। है ना? चलिए अब आपका क्वेश्चन 9.3.5 पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे। क्या लगता है? अमाउंट रिकवर्ड बाय डिडक्शन फ्रॉम पे बिल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द पे कंट्रोल ऑफ सीपाव। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसे हैं जो डिवीजन में है, कुछ ऐसे हैं जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के कंट्रोल में है कि नहीं? क्या सर? कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो कि डिवीजन में काम करते हैं, कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ऑफिस में काम करते हैं, सर्कल ऑफिस में काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी में वो मामला नहीं है। सीपीडब्ल्यूडी में मामला ये है कि कुछ स्टाफ जो है वो डीडीओ के अंदर में है और कुछ स्टाफ जो है पाओ के अंदर में है। दोनों एक ही डिपार्टमेंट के कहलाते हैं ना। और ये डीडीओ जो है अपना अकाउंट किसको जमा करता है? पाओ को। करता ही नहीं करता है?
यस सर। तो अगर कोई स्टाफ है जो पाओ का है, ठीक है, और देखिएगा ध्यान से, डीडीओ भी अपना जो अकाउंट जमा करेगा लाइसेंस फी का, वो तो 0216 में ना रिसीप्ट दिखाएगा जी, क्रेडिट। हाँ सही है। और क्रेडिट दिखा करके किसको भेज देगा? पाओ को भेज देगा। हम्म। तो अगर कोई स्टाफ पाओ का है और पाओ ने लाइसेंस फी की रिकवरी की है, तो उसको डिविजनल के अकाउंट्स में लेने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। डायरेक्ट हेड में दे देगा ना सर, डायरेक्ट हेड में क्रेडिट। हाँ, डायरेक्ट हेड में डाल देगा। क्लियर हुआ? अच्छा, क्या समझे? ये सिविल पे क्या होता है? सिविल पाव क्या होता है सर? जो सिविल नहीं होगा उसको क्या कहेंगे जरा बताइए तो। क्या सर? जो सिविल नहीं होगा उसको आप क्या कहेंगे? पता नहीं सर। अरे मैंने क्या लिखा है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है, डिफेंस है जी। डिफेंस, रेलवे, डिफेंस। पोस्ट, टेलीकॉम, डिफेंस। डिफेंस ही बोला सर, डेवलपमेंट नहीं बोला। हाँ तो ठीक है, समझ गए? इन 4 डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सबके पाव सिविल पाव कहलाएंगे। अच्छा अच्छा, तो अपने वाले सिविल पाव है? बिल्कुल, एजी ऑफिस के पाव सिविल पाव है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक। क्लियर हुआ? यस सर। है ना? तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। क्लियर? कल मतलब सर फ्राइडे ना? हाँ फ्राइडे, कंफ्यूज रहता है। मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। और संडे को शुरू करेंगे चैप्टर 22। पक्का? पक्का ना सर? प्रॉमिस करता हूँ। एक बार तो आपने फंसा दिया है तो क्या मैं बार बार परेशान थोड़ी होऊंगा। सर एक प्रश्न था, क्वेश्चन था। नहीं, क्वेश्चन सुनिए। अब क्वेश्चन है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद जिनको जिनको जाना हो वो जा सकते हैं, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछिए।